नमस्ते भाई, सबका स्वागत। और आज हम जीएनएम पढ़ेंगे दोस्त। और आज डेट हो गई है 28 जून जी। 2025। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो नया शुरू करेंगे। आज हम प्रोस्टेट ग्लैंड से कर लेते हैं। थोड़ा सा ये बढ़ गया था, लेकिन नए तरीके से शुरू करेंगे इसको। एग्जाम्पल एक हो हाँ गया था बस। हाँ, लेकिन इसका कर लेते हैं दोस्त। इसी प्रोस्टेट हाँ जी। ग्लैंड से शुरू करेंगे आज। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कह रहे हैं, इसकी फिगर में दिखा रखा है। प्रोस्टेट पेरेन्काइमा, जिसको ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस होंगी, हीलिंग फेस में सेल माइनस होगा। नॉट फीलिंग लाइक ए मैन की वो होगा, पर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नॉट फीलिंग लाइक ए मैन अगर है तो प्रोस्टेट पेरेन्काइमा अफेक्ट होगा। दूसरा इसमें दे रखा है प्रोस्टेट डक्ट्स, जिसको सेरिब्रल कोर्टेक्स गवर्न कर रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस में जाएगा, हीलिंग में सेल प्लस होगा। और इसका जो परसेप्शन जुड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट जुड़ा होगा, वो होगा टेरिटरी मार्किंग को लेकर के, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को लेकर के प्रोस्टेट डक्ट का। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कह रहे हैं कि द प्रोस्टेट ग्लैंड इज पार्टली attached to the bladder floor and is made up of muscle complex embedded with endodermal glands. प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो आंशिक रूप से अटैच रहती है ब्लैडर फ्लोर से, और बनी होती है मसल कॉम्प्लेक्स की, जिसमें जो धस्सी होती है किसके साथ, एंडोडर्मल ग्लैंड, जिसके अंतर्गत उन मसल्स में एंडोडर्मल ग्लैंड्स भी साथ साथ रहती हैं। इसलिए मसल कॉम्प्लेक्स एम्बेडेड विद एंडोडर्मल ग्लैंड्स कहा है। इट प्रोड्यूसेस एन एल्कलाइन सिक्रीशन, ये कि एल्कलाइन सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है। द यूरिथ्रा गोज थ्रू द मिडिल ऑफ दिस चेस्टनट साइज ऑर्गन। और यूरिथ्रा जो है वो इस चेस्टनट साइज के ऑर्गन के थ्रू के बीच में को गुजरता है। द डिफरेंट डक्ट यानी कि वास डिफरेंस आल्सो लीड टू द यूरिथ्रा इन द प्रोस्टेट ग्लैंड। जो वास डिफरेंस है, डिफरेंट डक्ट हैं, वो भी आगे बढ़ती हैं यूरिथ्रा में, इस प्रोस्टेट ग्लैंड में होती हुई एक तरह से। द एक्टोडर्मल यूरोथीलियम लाइंड प्रोस्टैटिक डक्ट्यूल्स यानी कि डक्ट्यूलाई प्रोस्टैटिसी डिस्चार्ज द प्रोस्टैटिक सिक्रीशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड इनटू द यूरिथ्रा। ये जो एक्टोडर्मल यूरोथीलियम लाइंड प्रोस्टैटिक डक्ट्यूल्स हैं, ये डिस्चार्ज करती हैं प्रोस्टैटिक सिक्रीशन को प्रोस्टेट से, प्रोस्टेट ग्लैंड से यूरिथ्रा में। सेमाइनल फ्लूइड इज मेड अप ऑफ 40% प्रोस्टैटिक सिक्रीशन। सेमाइनल फ्लूइड 40% प्रोस्टैटिक सिक्रीशन से बना होता है। अपॉन द रिलीज ऑफ सेमाइनल फ्लूइड यानी कि इजैकुलेशन, इट इज मिक्स्ड विद प्रोस्टैटिक सिक्रीशन। जब इजैकुलेशन के दौरान ये मिक्स हो जाता है प्रोस्टैटिक सिक्रीशन के साथ, सेमाइनल फ्लूइड दोनों, एंड विद द हेल्प ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स एक्टिविटी इज पुश्ड आउट थ्रू द यूरिनरी सेमाइनल ट्रैक्ट। और इनवॉलेंट्री मसल एक्टिविटी के थ्रू की मदद से ये पुश आउट कर दिया जाता है यूरिनरी सेमाइनल ट्रैक्ट के थ्रू। द प्रोस्टैटिक सिक्रीशन गिव्स द सेमाइनल फ्लूइड इज टिपिकल मस्ट। जो प्रोस्टैटिक सिक्रीशन है अमित भाई, इस सेमिनल फ्लूइड को ये एक टिपिकल गंध देता है ए चेस्टनट ब्लॉसम ऑर्डर के रूप में। टिपिकल मस्क, मस्क का तो यहाँ कस्तूरी ही लिखा हुआ है हमने, एक हाँ गंध जी, है। वही हाँ कस्तूरी वाली। हाँ, गंध हाँ जी। देता है। और ये चेस्टनट ब्लॉसम ऑर्डर इसको कह रहे हैं यहाँ। द स्मेल ऑफ मस्क इज एन एफ्रोडिशियक एंड द सेक्सुअली अराउजिंग। जो ये स्मेल ऑफ मस्क है, ये यहाँ पर एक ऐसा काम करती है जैसे कि सेक्सुअल अराउजल के लिए, सेक्सुअल डिजायर को स्टिमुलेट करने का काम कुछ फूड ड्रिंक्स या दूसरी चीजें करते हैं, ऐसे ही ये करता है सेक्सुअल अराउजल का। एंड दस ये सेक्सुअल अराउजिंग, सेक्सुअली अराउजिंग, तो इस तरह से सेक्सुअली अराउजल का ये काम करती है। ये
स्मेल लग जो रहा है आती जो निकला है, निकल के भागो उसे मार दिया। है। प्रशांत भाई अपना ये बंद करो मोबाइल, स्पीकर मारो बेटा। तो हमारी क्यों मारो, बेचारी को इस वजह से ना मारी थी, प्रशांत बाबू वरना वो तो वहीं बैठी थी दूर बहुत देर दूर है में। कहीं। चलो बेटा, चलो। ये जो है एसबीएस, घर पर अब कर दिया हाँ मैंने। घर पे है, कुछ ना कुछ काम चल रहा हम्म। है। एसबीएस ऑफ द प्रोस्टेट, प्रोस्टेट पेरेन्काइमा है अमित भाई। सबसे पहला एसबीएस प्रोस्टेट ग्लैंड का हेडिंग है एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट, ब्रैकेट में करें प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, और ब्रैकेट से बाहर करें प्रोस्टेट कैंसर। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट कैंसर, कॉन्फ्लिक्ट होगा इसमें सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, वन कैन नॉट और इज नॉट अलाउड टू प्रोक्रिएट, वन डज नॉट फील मैनली, ब्रैकेट में कह रहे हैं पोटेंट एनफ, वन डाउट्स हिज ओन मैनलीनेस और इरेक्टाइल फंक्शन, मोस्ट ऑफन फाउंड इन ओल्डर मैन हु नो लॉन्गर रिएक्ट टू टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट। सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट जुड़ा है, जिसको अलाउ नहीं किया जा रहा प्रजनन के लिए, वो जुड़ रहा है। जो अपने आप को पोटेंट नहीं समझ पा रहा पर्याप्त मात्रा में, मैनली नहीं समझ पा रहा है, उसको हो सकता है ये। जिसको अपने मैनहुड पर, अपने मैनलीनेस पर या इरेक्टाइल फंक्शन पर डाउट है, उसको ये हो सकती है दिक्कत। मोस्ट ऑफन ये मिलती है ओल्डर मैन में, हु नो लॉन्गर रिएक्ट टू टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट, जो अब आगे और ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। अकॉर्डिंग टू फ्राउकन कॉर्न हॉफमान, it is believed not to be able to pass on to the children what they need, ऐसा विश्वास माना जाता है इन राइटर्स के अकॉर्डिंग। एफ हॉफमान के थ्रू ये विश्वास माना गया कि इसमें नॉट टू बी एबल टू पास ऑन द चिल्ड्रन व्हाट दे नीड, जो बच्चों को चाहिए वो उनको पास नहीं कर पा रहा है ये, वो ऐसा विश्वास इसमें जताया गया। ब्रैकेट में करें फॉर एग्जांपल सर्टेन कैरेक्टर ट्रेस, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गुड बिहेवियर, 3 वर्ड दिए हैं। हालांकि अमित शर्मा ने इसको थोड़ा बढ़ा दिया था कि बच्चों की जो भी जरूरत हो वो अगर नहीं पूरी कर पा रहा है तो भी, अमित का थोड़ा भाव था कि वो भी ये यहाँ ले सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल कह रहे हैं, ए मैन वांट्स टू बट कैन नॉट, ब्रैकेट में कह रहे हैं पोटेंसी प्रॉब्लम, और ही वांट्स बट मे नॉट, ब्रैकेट में कह रहे हैं द वुमन डजंट वांट टू और वुड प्रीफर ए डिफरेंट मैन। यहाँ पर कोई व्यक्ति की चाहत तो है लेकिन पोटेंसी प्रॉब्लम है उसको, वो पोटेंट नहीं है, इच्छा ज्यादा है और शरीर साथ नहीं दे रहा, या चाहता है परंतु जो वोमेन है वो या तो नहीं चाहती या किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेफरेंस देती है उसकी जगह, तो भी उसके साथ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट चला जाएगा उसको। एग्जाम्पल कह रहे हैं, इन द मिडेस्ट ऑफ डाइवर्सिंग हिज वाइफ द पेशेंट मीट ए यंग वोमेन, कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है किसी बंदे का किसी वाइफ के साथ, तो इस बीच में एक यंग वोमेन मिली उसको, who offers him everything that he could want sexually, उसने उसको हर वो चीज ऑफर कर दी जो वो चाहता था सेक्सुअली। ड्यूरिंग द डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स he finds out that this woman is passing important information to his wife's lawyer। अब जब आगे बढ़ी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स तो इसने ये पाया कि ये जो औरत मिली थी, महिला मिली थी, इसने उसकी बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं उसके वाइफ का जो वकील था उसको पास कर दी। शी इज बिट्रेइंग द पेशेंट, उसने उस पेशेंट को बिट्रे करा, धोखा दे दिया, इससे वो चला गया सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट में। इन द एक्टिव फेज हिज पीएसए वैल्यू क्लाइम्स टू जस्ट ओवर 4, एक्टिव फेज में उसका जो पीएसए वैल्यू है वो जस्ट ओवर 4 तक चली गई। ऑल्दो द पेशेंट शोज नो सिम्टम्स,
ए प्रोस्टेट बायोप्सी ब्रैकेट में कह रहे हैं सेल सैंपल इज मेड। अब पीएसए वैल्यू ज्यादा तो हो गई, यद्यपि उसे कोई सिम्टम अभी नहीं आ रहा था। प्रोस्टेट की बायोप्सी कराई गई सेल सैंपल लेकर के, तो कह रहे हैं आफ्टर 18 सैंपल्स ए फ्यू प्रोलिफरेटिंग सेल्स आर फाउंड एंड डायग्नोसिस ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर इज मेड। और जब बायोप्सी कराई गई 18 सैंपल लिए गए, 18 सैंपल्स के बाद उसमें कुछ एक प्रोलिफरेटिंग सेल्स मिली जिसको डायग्नोस कर दिया गया कि भाई तेरे को टेस्टिकुलर कैंसर है। आफ्टर द प्रोस्टेट ग्लैंड हैज बीन रिमूव्ड द पेशेंट फाइंड्स हिमसेल्फ इम्पोर्टेंट एंड पार्टली इनकॉन्टिनेंट। और जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव कर दिया गया तो पेशेंट ने अब पाया कि वो अब इम्पोर्टेंट हो गया है और वो अब पार्टली इनकॉन्टिनेंट का भी शिकार हो गया, यानी कि अब उसको यूरिन भी नहीं रोक पा रहा है सही से, ऐसा कुछ है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी he begins seeking an alternative and gets to know the 5 biological law of nature। अब जब कीमोथेरेपी का कोर्स चल रहा था उसने सोचा कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लूं, कुछ और मिल जाए और ट्रीटमेंट के रूप में, तो उसे ज्ञात हुआ 5 biological law of nature। Impotency is another sexual conflict for the man। ये अलग पॉइंट शुरू किया इन्होंने, कह रहे इम्पोर्टेंसी इज अनदर सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट फॉर द मैन, जिसकी वजह से सेल डिवीजन इन द एरिया ऑफ द स्फिंक्टर होगा, जिसकी वजह से यूरिन रिटेंशन होगा और फिर ये सर्जरी या रेडिएशन में बढ़ेगी बात। तो इम्पोर्टेंसी भी एक है जी। ऊपर जो टेस्टिकुलर कैंसर है हाँ, इसकी जगह शायद प्रोस्टेटिक कैंसर होएगा ना। डायग्नोसिस ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर इज मेड प्रोलिफरेटिंग सेल्स। हाँ वैसे तो प्रोस्टेट हम पढ़ रहे हैं तो प्रोस्टेटिक कैंसर ही होना चाहिए, और डायग्नोसिस जो टेस्टिकुलर कैंसर। हाँ, क्योंकि उसकी बस उन्होंने 18 तो उसके कराई लिए, जब तक उन्हें मिला ही ना तब तक तो उन्हें छोड़ा ही ना। 1-2 नहीं 18 कराए कि भाई कैंसर डिक्लेयर करना ही है। लेकिन अमित कोई सा भी करो, ये बात सही कह रहे हैं कि ये टेस्टिकुलर की जगह प्रोस्टेटिक ही होगा। हाँ, मेन बात ये है कि यहाँ वर्ड लिख लेते हैं दूसरा प्रोस्टेटिक, लेकिन इन्होंने बड़े दमदार तरीके से लिखा है, प्रोस्टेटिक लिख लेते हैं। चलो प्रोस्टेटिक, ओके। क्योंकि रिमूव भी प्रोस्टेट ही करे फिर उन्होंने बाद में। हाँ मान के चल लेते हैं, और बिल्कुल प्रोस्टेट का भाव 90% आ रहा है यहाँ। और चलो कह रहे हैं इम्पोर्टेंसी इज अनदर सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट फॉर मैन। इम्पोर्टेंसी एक दूसरा सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट और ले आएगा इंसान के साथ, जिससे सेल डिवीजन होगी इन द स्फिंक्टर ऑफ एरिया ऑफ द स्फिंक्टर में, जिससे यूरिन रिटेंशन में जाएगा और सर्जरी या फिर रेडिएशन की तरफ बढ़ेगा। बेसिकली इम्पोर्टेंसी इज अनदर सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फॉर मैन की बात करें तो इम्पोर्टेंसी ना केवल प्रोस्टेट से जुड़ी है, इम्पोर्टेंसी जुड़ी होती है टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन से भी। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कि हाँ यहाँ वर्ड आ रहा प्रोस्टेटिक ही, लेकिन प्रोस्टेट मिल जाए या टेस्टिस का मिल जाए तो है एक ही एरिया। थोड़ा सा बड़ा जनरलाइज करके हम सोचेंगे, और वैसे वर्ड यहाँ प्रोस्टेटिक ही जोड़ दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है A46 ईयर। हाँ, बस इसमें इम्पोर्टेंसी का मतलब फिर उस दिन भी बात आई थी, यहाँ पे फिर आ गई। देखो सब लोग ये भी ध्यान दें कि अब अगर कोई आदमी 50 ओल्ड एज का है, 60 साल का है, तो उसके बच्चे तो हो चुके, उसके तो 2-3 बच्चे हो चुके होंगे, उसके बाद भी इम्पोर्टेंसी वर्ड यूज किया जा रहा है। इसका मतलब पोटेंसी को समझना पड़ेगा। पोटेंसी का मतलब होता है कि आई हैव द पावर टू क्रिएट न्यू थिंग्स, या मेरी बात में दम है, या मेरे अंदर अभी जान है कि
मैं कुछ चीजें कर सकता हूँ। और हाँ। यहाँ इम्पोर्टेंसी का मतलब लिटरली वो आ गया कि अब इस घर में मेरे कुछ नहीं कर सकता, ना मेरी कोई बात सुन रहा, ना मेरे, और मेरे को ऐसे करा जा रहा है। तो हाँ इम्पोर्टेंसी को वहां से भी लिया जाए कि वो बिल्कुल। फ्रूटफुल रिजल्ट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा। हाँ, केवल सेक्सुअल एक्ट से ना जोड़ के हाँ उसकी जी, अपनी जो क्षमता चली गई बुढ़ापे में, हाँ जी, वो कोई डिसीजन नहीं ले, बहुत सही लेके आए हो आप पॉइंट निकाल के। तो उसको भी आता है, इसलिए भी आता है भाई ये। बिल्कुल, जहाँ पोटेंसी का या पोटेंट होने का मतलब होता है क्षमतावान, और क्षमतावान क्षमतावान हर एक पहलू में, घर में उसकी किसी चलती भी। है नहीं चलती है, सेक्सुअली वो परफॉर्म कर पाता है सही से नहीं कर, परफॉर्मेंस क्षमता एक तरह से किसी भी रूप में हाँ जी, कंप्रोमाइज कर जाएगी, तो वो इम्पोर्टेंसी में हम लेंगे जरूर। ने बहुत ऐसी अच्छी बात बात है। हाँ हाँ जी। कोई पूछ नहीं रहा, मेरे को कोई सुन नहीं रहा, हाँ मेरी कोई मान, हाँ एक तरीके से इम्पोर्टेंस की तरफ ही जाएगी। हाँ, असक्षम महसूस कर रहा हो इंसान, असक्षम, और आप असक्षम। देखो हाँ ना, जी, हाँ और सोसाइटी में यही है कि 60-70 साल हाँ ओल्ड है तो मान ही हाँ नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, बैठ ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे। हाँ। तो सारी की सारी जो बात घूम के आएगी अमित पाल, वो आएगी कि बंदा असक्षम हो गया, उसकी क्षमता, उसकी पोटेंसी कमजोर हो गई है, कम पड़ गई। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल है, 46-year-old एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। एक 46-year-old एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप थी। When he decides to end the affair, his mistress threatens to destroy his family. Physical to sexual conflict. जब उसने उस रिलेशन को, उस अफेयर का एंड करना चाहा, तो उसकी जो मिस्ट्रेस थी, जिससे उसके रिलेशन थे, उसने उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दे दी कि तू जाएगा तो तेरी फैमिली खत्म, अब मुझे छोड़ के। इससे वो चला गया सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट में। इन द एक्टिव स्टेज हिज पीएसए वैल्यू सोर्स 246। एक्टिव स्टेज में उसका पीएसए वैल्यू भाई बढ़ गया 46 तक। द पेशेंट नोज अबाउट द 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर एंड रिफ्यूजेज कन्वेंशनल थेरेपी। बंदा जानता था 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर को, और कन्वेंशनल मेडिसिन थेरेपी को रिफ्यूज कर दिया। He confesses to his wife and she forgives him, is equal to conflict resolution. उसने सब कुछ अपनी वाइफ के सामने कन्फेस कर दिया और उसने उसको क्षमा कर दिया, तो इससे उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो गया। During the healing phase, the patient suffers for several days from severe urine retention. हीलिंग फेज के दौरान पेशेंट को कई सारे दिनों तक सीवियर यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम बनी रही। द पीएसए वैल्यू ड्रॉप्स टू बैक टू 2। एज ए रिजल्ट ऑफ द अफेयर द पेशेंट सफर्स फ्रॉम जिंजीवल एट्रोफी। पीएसए वैल्यू तो 2 तक आ गई, और एज ए रिजल्ट ऑफ द अफेयर द पेशेंट सफर फ्रॉम जिंजीवल एट्रोफी। अब पीछे हम पढ़ के आए थे जिंजिवाइटिस गम्स को लेकर, कह रहे हैं ये जो रिजल्ट आया अफेयर का, पेशेंट सफर कर गया जिंजीवल एट्रोफी से। जिंजीवल एट्रोफी में होता क्या है कि जो आपके गम्स हैं वो एट्रोफाइड हो जाते हैं, और उसका मतलब ये होता है कि आपका मोर्सल आप नहीं पकड़ पा रहे, नहीं पकड़ पा। हाँ, तो अभी बंदे की साइकी उस अफेयर को लेकर के उसमें चली गई, जिंजीवल एट्रोफी में। जिंजीवल एट्रोफी यही आ रहा है नजर, और कुछ भाव आ रहा हो तो आप निकाल लो। हाँ जी, बस बेसिकली वो ये हो गया कि उसने उसे बता तो दिया, और वो सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर एक मोर्सल में चला गया। हाँ। ये भी हो सकता है कि ये चीज मैंने लेने की गलती क्यों करी, या हाँ, मैं ले नहीं पा रहा। हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात। इतनी बड़ी गलती मैंने यहाँ क्यों ये करी कि हाँ भाई बिल्कुल, इसके मोर्सल आ गया ना, कि मोर्सल की हाँ, बात आ गई। और ये मॉर्सल दोनों तरह से आ सकता है कि एक तो ये एंजाइटी कंसाइंस हो गई हो इसको कि यार ये गलत कदम उठा रहा, या फिर इसकी अभी इच्छा खत्म ना हुई हो, दोनों भाव में खत्म जा ना रहा हुई हो। है। बिल्कुल भाई, बहुत हाँ अच्छी जी। बात।
कह एक रहे बार फिर से बताइएगा, ये नहीं समझ पाए जिंजिवल एट्रोफी। बेसिकली हम जिंजिवल एट्रोफी हम पढ़ के आए थे बेटा, टीथ पढ़ रहे थे जब हम, टीथ एंड गम। जी। तो वहां पर क्या हाँ था हाँ। कि यदि आपको कोई मॉर्सल रोक नहीं पा रहे हो अपने मुंह के अंदर या नहीं ले पा रहे हो तो आपके गम्स एट्रोफाइड हो जाते हैं, रिसीड हो जाते हैं एक तरह से। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा भाव मुझे आ रहा है, इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता होगा तो, और टीथ में जाके समझ में आएगा ये। और इसकी वजह से अब यहाँ जो भाव आया ये आया कि वो जो उसका अफेयर था उसको वो एंड तो करना चाह रहा था, और पहले तो वो धमकी के चक्कर में चला गया सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट में, फिर भी चलो उसने उसको संभाल लिया, अपनी वाइफ का आगे कन्फेस कर लिया, उसको उसने क्षमा कर दिया, उससे भी निकल ही आया। लेकिन अब वो फंस गया जिंजिवल एट्रोफी में। क्यों? अब यहाँ बात बड़ी अच्छी बताई अमित शर्मा भाई ने कि यहाँ दो भाव निकलेंगे कि उसे या तो गिल्ट फीलिंग में चला जाएगा कि मैंने ये गलत करा, इसकी वजह से एट्रोफी में जाएगी, या फिर अभी वो मोर्सल उसका मुंह से निकल गया तो इसलिए वो जिंजिवल एट्रोफी में जाएगा। मॉर्सल मतलब जो वो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। हाँ वो मोर्सल था ना, सेक्सुअल, हाँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अब ठीक। शिकार निकल गया उसके मुंह से। हाँ, बस उसमें ये हुआ कि सेक्सुअल फीलिंग से तो बाहर आ गया, लेकिन ये रह गया यार, ये देखो मेरे चाहत थी, ये मेरे से दूर जा रही है, या मेरे को ये जबरदस्ती, ये मैंने ऐसी चाहत क्यों करी। हाँ, ही उसमें मैं बताया जबरदस्ती क्यों करी है, मेरे मुंह से शिकार निकल गया, सीधी सी बात है। हाँ हाँ जी भाई हाँ, ऐसा समझो जैसे शेर के मुंह में से हिरन छीन लिया हो किसी ने, हाँ जी, ऐसी फीलिंग में जाएगा ये जिंजिवल एट्रोफी में बंदा। और या मतलब फिर बस ये है कि दोनों कंट्राडिक्ट हो गई ना, एक तो उसको एंजाइटी कंसाइंसेस आ गई कि मतलब मेरे से ये गलती क्यों हुई, या फिर एक वो भी हुआ कि मतलब मुझसे ये कैसे हो गया, मतलब हाँ मैं ये, क्यों हाँ निकल बेटा गया। ये कंट्राडिक्टरी ना कह के वो दोनों में से कोई सा एक होगा, अच्छा। दोनों में से कोई सा एक हो सकता है संमित्रा, वो एक साथ दोनों नहीं आएंगे, है ना। जी बॉस। हाँ सर इसमें डिल्यूजन बिट्रेड आएगा क्या इसमें, जैसे नहीं, बिट्रेड जब होगा जब वो खुद एंड करना नहीं चाह रहा। यहाँ व्हेन ही डिसाइड टू एंड द अफेयर, उसने डिसीजन लिया कि इस अफेयर का एंड करो, तो यहाँ एक तो एंजाइटी कंसाइंस इसकी लग रही है, या फिर इसका डर लग रहा है, फियर है इसके पीछे कि तेरी घरवाली तुझे छोड़ देगी या घर बिगड़ जाएगा, है जी। जी सर जी। हाँ, और बिट्रेड का मतलब होता है कि कोई दूसरा छीन के ले गया धोखा देके, या वो धोखा देके चली गई, उसकी वजह से भी आ जाएगी जिंजीवल एट्रोफी तो। हाँ जी। और भले ही बल्कि यहाँ एक भाव ये आ रहा है वो इसलिए एंड करना चाह रहा था अफेयर का क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस थ्रेटन्स दैट डिस्ट्रॉय हिज फैमिली, एक तरह से उसकी या तो वो धमकी दे रही थी या फिर वो उसके फैमिली डिस्ट्रॉय होने का खतरा बन गई थी कि अगर ये अफेयर ज्यादा लंबा चला तो कुल मिला के बात यही आ रही है कि जिंजीवल एट्रोफी उसकी कोई से भाव से आ सकती है। डॉक्टर श्रेय जी सर। आगे करें ना, एक पहला सिचुएशन तो ऐसा भी हो गया ना कि जो गिल्ट वाला सिचुएशन है कि उसने ये सिचुएशन जबरदस्ती इम्पोज उसकी वजह से उसकी फैमिली पे हुआ, या ये मॉर्सल जबरदस्ती उसकी फैमिली पे टूटा गया, और दूसरा या जो एक्स्ट्रा मैरिटल उसके मुंह से निवाला छीन लिया गया। हाँ, चाहत तो शरीर की होती है और कंसाइंस ब्रेन की, माइंड की होती है। लेकिन वो मतलब खुशी खुशी तो नहीं छोड़ा कम से कम उस रिश्ते को, ये तो बात पक्की है। फिर वो तो डर की वजह छोड़ा, और जबकि बस ये सबसे बड़ी वो उसके ये हो गया ना कि उसकी एंजाइटी कंसाइंस ने एक बार को थोड़ा सा कहा होगा, या एंजाइटी कंसाइंस की जगह हम एंजाइटी भी एक डर ही हो जाता है ना, टेरर के अंतरात्मा कहती है यार तू ये गलत कर रहा है, तो है तो डर ही। उसने कहा और उस लेडी ने उसके ऊपर और सिर पे चढ़ गई कि अगर तेने छोड़ा तो देख ले तेरा परिवार खत्म कर दूंगी। तो अब ये फंस गया, अब ये दुविधा में फंस गया कि यार ये मैंने गलती करी थी क्या, इसे नहीं करना चाहिए था, और ये है। हाँ, तो पहले तो इसने घर बचाया, अपना घर तो लिया बचा, लेकिन मॉर्सल से बाहर नहीं आया। हाँ जी, ऐसे थोड़ा दिया एंजाइटी कंसाइंस होता तो 50 साल की उम्र में
सही कह रहे हो, लेकिन तो पॉइंट का डिस्कस जरूर करेंगे अमित पाल। आप सही कह रहे हो, 50 साल की उम्र में जो उसमें पढ़ रहा है लव अफेयर में, तो कितना एंजाइटी कंसाइंस में होगा। चलो खैर, कह रहे हैं नेक्स्ट, कह रहे हैं ए पेशेंट नोटिसेस दैट हिज वाइफ इज बीइंग अनफेथफुल, ही रिमेन्स कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फॉर 15 ईयर्स बिकॉज ही कैन नॉट फॉरगेट अबाउट द सिचुएशन। एक पेशेंट ने ये नोटिस किया है कि उसकी वाइफ जो है वो अनफेथफुल है उसके लिए, और उसका ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहा 15 साल तक, बिकॉज ही कैन नॉट फॉरगेट अबाउट द सिचुएशन, क्योंकि वो सिचुएशन को नहीं भूल पा रहा था, भूल सकता था, इसलिए वो बना रहा। ये केवल पॉइंट दे रखा। देखो डॉक्टर श्रेय, ये डॉक्टर श्रेय, ये आ गया तुम्हारा बिट्रेड वाला। 15 साल तक वो समझता ही रहा, तो इसका मतलब, और वो जान भी रहा है कि his wife is not his wife is unfaithful, तो धोखा दे रही है। delusion being betrayed, ये बिट्रेड है दोस्त। ये 15 साल तक चलता रहा उसके साथ में, ये आ सकता है बिट्रेड में। नेक्स्ट पॉइंट करें, फादर लर्न्स दैट हिज ग्रैंड डॉटर इज रेगुलरली बीइंग फोर्स्ड टू हैव सेक्स विद हर पार्टनर इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूटिंग फॉर हिज डॉटर, he feels a sexual conflict. A father learns that his granddaughter is regularly being forced to have sex with her partner is equal to substituting for his daughter, he feels a sexual conflict. एक फादर को पता चला कि उसकी ग्रैंड डॉटर जो है रेगुलरली फोर्स कर रही है सेक्स के लिए अपने पार्टनर को। ओके, तो अब मजे की बात यहाँ ये है इस फादर के लिए कि ये सब्स्टिट्यूटिंग फॉर हिज डॉटर, डॉटर का तो सब्स्टिट्यूट हो गया, और इसकी अपनी फील सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट में चली गई। बस ये ना उसकी डॉटर को फोर्स किया जा रहा है, डॉटर को फोर्स किया जा रहा है कि वो सेक्स करे, और ये उसकी जगह खुद उस चीज को फील करने लगा। अच्छा सॉरी, हाँ मैं वर्ड को दूसरा को फील कर गया, खुद महसूस फील कर गया। हाँ, तो इसने इसको अपनी डॉटर की जगह खुद को रख के देखा या रख लिया, और फील कर गया। अब ये फील फिर क्या सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट में गया होगा, ये फोर्सफुल सेक्स करने के, ये कि इसके साथ जबरदस्ती मेरे साथ ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, या कुछ ना कुछ वही। तो यहाँ फिर क्या होगा इसके साथ दोस्त, प्रोस्टेट बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा? बस यहाँ पे वो अपनी बेटी की जगह खुद फील कर रहा है, जैसे बेटी को खुद ही मान करके, क्योंकि वो वही उसकी प्रॉब्लम को खुद फील कर रहा है कि जैसे उसकी बेटी को फोर्सफुली करना पड़ रहा है, तो उसके साथ वो फोर्सफुल हो रहा है जो वो नहीं चाहता है। हाँ, तो नहीं चाहता में किधर जाएगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं चाहता में ये अल्सरेशन होगा कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में, तो हाँ बस वही बात है, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में फिर ये इसका वो जाएगा, वो ये जो है अपने प्रोस्टेट है वो एट्रोफी की तरफ जाएगी जहां तक है। जी, बड़ा अलग सा दिया एग्जाम्पल। चलो हाँ, ये बॉस, क्योंकि दीपिका आप समझो बॉस की बात को कि उसने अपने आप को बेटी की जगह सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन तकलीफ कहाँ की चल रही है? तकलीफ तो प्रोस्टेट की चल रही है। हाँ, तो यहाँ प्रोस्टेट में चेंज क्या है? प्रोस्टेट में चेंज क्या आएगा? प्रोस्टेट में दिक्कत आएगी, लेकिन बस अब देखो, अब आप मेरी दूसरी बात पे आ जाओ। यहाँ पर प्रोस्टेट क्या आ रही है, तो प्रोस्टेट का काम सिर्फ सेक्स पर नहीं रहा ना, प्रोस्टेट का काम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन भी हुआ, कि मैं उसको कैसे बचाऊं, मैं उसको कैसे ताकत कराऊं, या मैं उसको कैसे करा पाऊं। तो यहाँ पर ये बचाने से दिक्कत आई, बचाने पे आएगा बिल्कुल। I am important to save my child. तब भी ये पावर बढ़ाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ये पावर बढ़ाना चाह रहा है। I am important to save my daughter. हाँ जी, बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंसी चिल्ड्रन अबाउट से ये एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट से जाके और अपनी ताकत बढ़ाना चाहेगा कि मैं उस बिटिया को या तो बढ़ाएगा, जिसको या तो बढ़ाएगा या इम्पोर्टेंट फील करेगा ना भाई, बात पीछे इम्पोर्टेंसी पड़का चल रहे ना, वही इम्पोर्टेंट फील करके ही तो ताकत बढ़ाएगा। हाँ, बढ़ाने के लिए क्या करेगा, या फिर नहीं बढ़ा पाया, गिव अप कर दिया, तो अलग आ जाएगी ना। मैं इसलिए बढ़ाने की तरफ ना करके केवल क्योंकि एनलार्जमेंट है ना प्रोस्टेट का, बस यहाँ पर सिचुएशन तो एनलार्जमेंट है प्रोस्टेट की, एनलार्जमेंट तो बढ़ा रहा है, फिर तो ताकत बढ़ा रहा है ना, नहीं फिर ताकत बढ़ा रहा है ये ना, ये सिचुएशन ही ताकत बढ़ाने वाली है। ओके,
टिश्यू में कह रहे हैं प्रोस्टेट पेरेन्काइमा इन्वॉल्व होगा, ब्रेन स्टेम कंट्रोल करेगी और एंडोडर्मल लेयर से बना है। और फिर उसका वही ब्रेन प्रोस्टेट पेरेन्काइमा के तहत हम देखें तो नॉट फीलिंग लाइक ए मैन, सक्षम नहीं है वो, इसलिए वो वहां जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं इंक्रीज इन फंक्शन ग्रोथ ऑफ ए कॉलीफ्लावर लाइक प्रोस्टेट एडिनोकार्सिनोमा। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में ये बढ़ा रहा है ताकत दोष, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ इन द प्रोस्टेट ग्लैंड जाएगा, राइज होगा इन पीएसए वैल्यू। बायोलॉजिकल मीनिंग है प्रोड्यूसिंग मोर प्रोस्टेटिक सिक्रीशन, स्ट्रॉन्गर मस्क ऑर्डर इन द यूरिन और स्पर्म, signaling potency and the readiness to mate to the female. Moreover, with more sperm, he can be more impressive. जिसके कह रहे हैं फिर डैश लगा के आगे, older man shows female that he is not yet over the hill and he keep up with the young man. एक ओल्डर मैन ऐसे महसूस करता दिखाने के लिए फीमेल को कि अभी जो है उसका समय गया नहीं है, और वो ही एंड कैन कीप विद द यंग मैन, वो एक यंग मैन के पास साथ ही रह रही है, ऐसी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, इस पर इम्प्रेसिव बनाने के लिए, ये सब चीजें मकसद होता है, यानी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही है। अमित शर्मा सही कह रहे हैं, किसी भी रूप में। हीलिंग फेज में कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ फंक्शन होगा, ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग नेक्रोटिक डिग्रेडेशन ऑफ द ट्यूमर होगा, जिसकी वजह से इजिकल टू कह रहे हैं स्टिंकिंग मर्की पॉसिबली ब्लडी यूरिन आएगा, पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा प्रोस्टेट में, प्रोस्टेटाइटिस हो जाएगी, स्वेलिंग, नाइट स्वेट होगा। शुड नो बैक्टीरिया बी प्रेजेंट सिम्टम फ्री एनकैप्सुलेशन ऑफ द ट्यूमर, यदि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर से बैक्टीरिया अवेलेबल नहीं रहे तो यहाँ पर एनकैप्सुलेशन हो जाए करके ट्यूमर बना लेगा वहां पर प्रोस्टेट में। यूरिन रिटेंशन ओनली अकर समटाइम बिकॉज द प्रोस्टेट ग्लैंड हैज एनफ स्पेस टू ग्रो आउटवर्ड्स एंड नॉट इनवर्ड। बहुत अच्छी बात, ले लो इस पॉइंट को यहाँ पर। यूरिन रिटेंशन जो है कि ओनली अकर समटाइम्स, कभी कभी यूरिन रिटेंशन होता है, कि इसका कारण क्या है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के आउटर साइड में एनफ स्पेस होता है बढ़ने के लिए, इसलिए वो इनवर्ड नहीं बढ़ती। तो अक्सर जो कह देते हैं ना कि प्रोस्टेट बढ़ गई, यूरिथ्रा का स्पेस कम हो गया, इसलिए पेशाब रुक रहा, कह रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में स्पेस रखती है बाहर की ग्रो आउट होने के लिए, आउटवर्ड होने के लिए, ना कि ग्रो इनवर्ड होने के लिए। तो कई लोगों को प्रोस्टेट खूब बड़ी होती है, पेशाब की दिक्कत आती नहीं, लेकिन कभी कभी पेशाब जो रुकेगा वो कोई और कारण हो सकता है, ये ज्यादातर कारण नहीं होता इस तरह से प्रोस्टेट का बढ़ना। पीएसए वैल्यू के बारे में कह रहे हैं द एंजाइम पीएसए इज प्रोड्यूस्ड प्राइमरीली इन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इज ए रफ पैरामीटर फॉर द साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड और ट्यूमर। पीएसए जो एंजाइम है ये प्राइमरीली बढ़ता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, और एक ये रफ पैरामीटर है साइज को लेकर के, प्रोस्टेट ग्लैंड के और ट्यूमर को लेकर के। अनफॉर्चुनेटली इट इज ए फैक्ट दैट द मोर ऑफन पीएसए वैल्यू आर मेजर्ड द मोर मैन डाई ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। और दुर्भाग्य ये है अमित भाई, और ये सच्चाई है कि जितना ज्यादा पीएसए वैल्यू बार बार ये अक्सर चेक किया जाता है, उतना ही ज्यादातर इंसान व्यक्ति जो है वो प्रोस्टेट कैंसर से उतने ज्यादा मर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उनको। रेगुलर क्यों मर रहे हैं ये बताएंगे। रेगुलर चेक्स अप ऑफ पीएसए वैल्यू एंड फॉलो अप बायोप्सीज आर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हाई बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर अनवाइज। बार बार पीएसए वैल्यू का चेक करना, बायोप्सी करना हाई बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के नजरिए से ये बुद्धिहीनता है, ये बुद्धिहीनता है। फॉर पेशेंट्स दैट डू नॉट नो द लॉ जस्ट बीइंग टोल्ड दैट समथिंग इज रॉन्ग विद देयर प्रोस्टेट ग्लैंड कैन ट्रिगर ए सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट। वो पेशेंट जो नहीं जानते नियमों को, अगर उनको ये कह दिया जाए कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ, तो उनका सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर कर जाएगा। डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर कैन वर्सन दिस कॉन्फ्लिक्ट।
और मजे की बात, अगर प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस हो गई, यहाँ यूजुअली बेस्ड ऑन द बायोप्सी जो होती है उनका ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा वर्स कर जाता है। तो इसलिए पीएसए वैल्यू का चेक कराना इंसान को गलत दिशा में ले जाता है एक तरह से बार बार। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व इट इन रियल लाइफ। कन्वेंशनल मेडिसिन में कह रहे हैं ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन, ब्रैकेट में क्या है, ये मिसप्रिंट हो रहा है, TUR, अच्छा वही ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन को TUR कह दिया। और प्रोस्टेट सर्जरी, प्रोस्टेक्टोमी often lead to impotency and incontinence is equal to new prostate conflict of and possibly a worsening of the conflict। या तो न्यू प्रोस्टेट कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है ऑपरेशन के बाद, या पॉसिबली वर्स हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट उसका। लोकल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट कंसर्निंग द पेल्विस, कन्वेंशनल मेडिसिन में बोन मेटास्टेसिस में पहुंच जाता है। अगर लोकल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट कंसर्निंग द पेल्विस में फंस गया इंसान तो पेल्विक बोन भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, बोन मेटास्टेसिस हो जाएगी। कह रहे हैं 5 बायोलॉजी बहुत कॉमन, ये बहुत कॉमनली मिल जाता है। ये जिसका प्रोस्टेट का या उसका ऑपरेशन होने के बाद, मतलब हमारे पास 90% आपने भी देखा होगा ना, साला क्या जिंदगी रहेगी, थैली लटका के फिरो पूरे दिन, थैली लटका के घूमते रहो। तो प्रोस्टेट तो आपने उसका कर दिया, अब उसके बाद वो बैग लगा देते हैं उसको। तो लोकल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज्यादा जाता है कि तो पूरे जिंदगी अब हमें थैली लटका के घूमना पड़ेगा क्या। तो इससे उसकी बोन में भी मेटास्टेसिस हो जाती है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन। हाँ जी, बोन भी शामिल हो जाती है, बोन में भी पैथोलॉजी आने लगती है। 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर में कह रहे हैं ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन जो है या सर्जरी शुड नेवर बी परफॉर्म्ड ड्यू टू एलिवेटेड पीएसए लेवल्स और टेस्ट पंक्चर but only if it is necessary to reduce symptoms, prolonged urinary retention। हाई बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर कहता है कि जो ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन करते हो या सर्जरी करते हो, ये कभी भी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए केवल ये मान के कि इसका पीएसए वैल्यू बढ़ रहा, या टेस्ट पंक्चर नहीं करना चाहिए। केवल ये जरूरत इसकी होती है यदि हमें रिड्यूस करना हो प्रोलॉन्ग्ड यूरिनरी रिटेंशन को, तब हमें ये सर्जरी यानी कि यूरिन निकल के ही नहीं दे रहा। प्रायर टू दैट यूजुअल नेचुरल रिसोर्सेज एंड इफ नेसेसरी ट्राई कन्वेंशनल मेडिसिन में अल्फा ब्लॉकर, इससे भी पहले नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए। पेज नंबर 258 पे भी बताएंगे इसके बारे में, आगे होंगे, इसमें तो नहीं बता रहे। ये 259 पे है। चलो, तो यदि जरूरी हो, और इसमें कन्वेंशनल मेडिसिन में इनमें अल्फा ब्लॉकर्स का नाम रखा गया है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड हार्मोनल ब्लॉकेड थेरेपी आर नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, कह रहे हैं अल्फा ब्लॉकर्स को तक की तो बात आ गई, फिर कह रहे हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन और हार्मोनल ब्लॉकेड थेरेपी रिकमेंडेड नहीं की जाती है। ना कीमोथेरेपी कराओ ना रेडिएशन कराओ। डॉक्टर श्रेय भाई। सर, इसमें जैसे किसी ओल्ड इंसान को यूरिन रिटेंशन हो रहा है, और चलो ग्रेड 1 भी प्रोस्टोमेगाली भी है और रिटेंशन भी हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम इसको नॉर्मल एजिंग प्रोसेस मानना चाहिए या फिर इसमें भी हमें देखना चाहिए कोई कॉन्फ्लिक्ट ही होगा? फिर से सवाल रिपीट करना, मैं कुछ कहीं था। हाँ, बताना। मैं कह रहा सर, जैसे कि ओल्ड पेशेंट में जब यूरिन रिटेंशन हो जाता है प्रोस्टोमेगाली से, तो उसमें जैसे ग्रेड 1 आया, तो जनरली बोलते हैं ग्रेड 1 प्रोस्टोमेगाली, तो अगर कन्वेंशनल मेडिसिन अकॉर्डिंग कि ओल्ड एज में एक कॉमन चीज है, इस पे कुछ नहीं करना था, ठीक है, लेकिन उसको यूरिन रिटेंशन या बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता रहता है, तो क्या ये सब चीजें एक नॉर्मल हम एजिंग प्रोसेस में कंसीडर करेंगे या फिर हमें इसमें इंटरवीन करके देखना होगा कि इसमें भी हमें कॉन्फ्लिक्ट ढूंढ के हमें इंटरवीन करना होगा। हमें इंटरवीन करना होगा दोस्त। मैं आपको बताऊं, अगर यूरिन रिटेंशन की बात आ गई है तो पक्का फिर ना कहीं, चाहे वो ग्रेड 1 है ग्रेड 2 है, इससे मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। एक बात और मैं बहुत अच्छा एग्जांपल कई बार बताता हूँ, एक आध जो पढ़ते हैं हम जब लोग,
मेरे बहन के ससुर थे डॉक्टर श्रेय, और 82 के आसपास उनकी एज थी, और वो हेल्थ कॉन्शियस तो थे ही। तो एक बार उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, वैसे ही तो उनकी प्रोस्टेट कह रहे बता वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके तो गदूद बढ़ गए। अब थे चूंकि हेल्थ कॉन्शियस, तो मेरे से अच्छे से बात करते थे। जब मैं जाता था कह रहे यार हमें तो पवन वो हो गई, हमारा तो गदूद बढ़ गए, हम क्या करें। तो मैंने कहा, फिर मैंने यही पूछा डॉक्टर से, मैंने कहा मौसा जी आपको पेशाब की कोई दिक्कत है क्या? लेकिन ना पेशाब की कोई दिक्कत ना। और मैं कहा रात को उठना पड़ता हो? तो मैंने ये डिटेल ली, तो कह रहे मैं ना उठता हूँ, मैं तो रात को सोऊं सुबह ही उठूं आराम से। और उधर उनका प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी था उम्र के हिसाब से। तो बेसिकली हमें यहाँ देखना है कि पेशाब को लेकर के या फंक्शनिंग को लेकर के अगर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसके साइज वाइज पे ना जा, एक बात। दूसरी बात, अगर मान लो प्रोस्टेट ग्रेड 1 ही क्यों ना हो, तो सेकंड और थर्ड की जगह, और अगर ग्रेड 1 के साथ उसको पेशेंट को यूरिन रिटेंशन आ गया तो कॉन्फ्लिक्ट तो जुड़ गया दोस्त वहां पर। तो अगर मतलब कहीं वो भी पेशेंट बार बार उठ के पेशेंट रात को पेशाब करने जा रहा है, वो पेशेंट है हमारा, हमें इंटरवीन करना होगा अपने ट्रीटमेंट के थ्रू। अमित शर्मा। डॉक्टर श्रेय एक बात बहुत अच्छी सी आपने कही, लेकिन अगर ये नॉर्मल होता तो सारे बूढ़ों के साथ बढ़ जाता। ये तो सारों के साथ तो नहीं होता ना, कुछ ये भी के है। साथ हो रहा है, कुछ के साथ तो हो रहा है। इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है। और वही पवन बॉस की बात, सिंपल सी बात है कि रिटेंशन यूरिन हो गई। अगर यूरिन नहीं कर रहा तो इसका मतलब यूरिन तो वो तभी रोक रहा है जब उसको यूरिन करने का स्पेस नहीं है, यानी कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट चलना शुरू हो गया है। वो कॉन्फ्लिक्ट तो हमें उससे अब यही बात है, कुछ लोग होते हैं कि यार देखो सबकॉन्शियस में चल रहा है, कॉन्शियसली उसको इतना फील नहीं कर पा रहे शायद, तो इसलिए हल्का फुल्का रहता है, हल्के फुल्के में निकलते चले जाते, कोई बात नहीं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ तो फील हुआ ही है, ये तभी तो ब्रेन स्टेम से है। और वैसे भी डॉक्टर सरे, डिजीज का मतलब होता है ईज डिस्टर्ब होना। अगर आपका कोई भी चीज बढ़ रही है और आपकी ईज डिस्टर्ब नहीं है तो आप डिजीज नहीं हो। और अगर आपका ईज डिस्टर्ब हो गया है और साथ में मान लो किसी की वजह से हो गया, जो भी पैथोलॉजी चल रही, तो आप डिजीज का वो मानोगे उसको। अगर ओल्ड एज में देखें तो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ता किसका नहीं है, अकॉर्डिंग टू एज सबका बढ़ता है। लेकिन जिसकी प्रॉब्लम आने लगती है वो पेशेंट, जिसको नहीं आ रहा। तो एज के साथ साथ आपके जो मसल्स हैं, आपके जो टिश्यू हैं, वो कोई लूज होगा, कोई एट्रोफाइड होगा, कोई थोड़ा थिकंड होगा। तो वो तो एज के साथ है दोस्त। जहां परेशानी आए हमारे लिए मरीज वो है, और हम तभी इंटरवीन करेंगे। हम केवल एक्सरा देख, अल्ट्रासाउंड देख के या एमआरआई देख के साइज बढ़ गया, ये बढ़ गया, हम एकदम उठा के ना भागेंगे अपना थैला दवाई देने के लिए। हाँ, चेक करेंगे चारों तरफ से, तब देंगे दवाई। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट रह रहा है दोस्त, इसको निपटा लेंगे। फिर नेक्स्ट एसबीएस है, गनोरिया इन मैन है। एसबीएस सेम है जो एसबीएस प्रोस्टेटिक पेरेन्काइमा का। और इसमें कह रहे हैं गनोरिया इन मैन अगर है तो सिम्टम इज प्रूलेंट डिस्चार्ज इन द मॉर्निंग होगा, सम पस कम्स आउट बिफोर द फर्स्ट यूरिन आएगा। ब्रैकेट में कह रहे हैं सो कॉल्ड BON बोंजोर ड्रिप, सो कॉल्ड बोंजोर ड्रिप। सुबह का जब पहला पेशाब आता है तो कुछ पस की ड्रॉप आती है। अक्सर पूछते भी हैं हम लोग कि पेशाब में, कहते हैं साहब कतरा जा रहा है, पेशाब में पहले ना एक दो बूंद सफेद सफेद वो गिरता है, उसके बाद पेशाब आता है। फेज कह रहे हैं हीलिंग फेज में आएगा हमारे सामने, और हैंगिंग हीलिंग में आ सकता है। डिग्रेडेशन ऑफ प्रोस्टेट ट्यूमर टिश्यू होगा यहाँ पर। प्रेजेंस ऑफ पस इन द यूरिन, ऑर्डरस मर्की पॉसिबली ब्लडी यूरिन हो सकता है। बोंजोर ड्रॉप कोई टर्म है। नाइट स्वेट। हाँ बेटा, फ्रेंच में गुड मॉर्निंग को बोंजोर बोलते हैं। तो ये उससे ये मॉर्निंग ड्रॉप आ रहा है ना, इससे। बोंजोर का मतलब मॉर्निंग है। हाँ जी, मॉर्निंग फ्रेंच में। हाँ जी, हाँ जी। बोंजोर ड्रॉप
रिमार्क कह रहे हैं यहाँ पर, टिप्पणी दी है, गोनोरिया इज ओनली रेयरली डायग्नोज नाउअडेज। आजकल गोनोरिया रेयरली डायग्नोज हो रहा है। दिस इज ड्यू टू इफेक्टिव प्रोस्टेट ट्यूमर ट्रीटमेंट बिकमिंग मोर एंड मोर अवेलेबल। इसका ये कारण कह के चल रहे हैं कि प्रोस्टेट ट्यूमर का ट्रीटमेंट मोर एंड मोर अवेलेबल है, इसलिए जो है गोनोरिया आजकल कम मिल रहा है। 10 सिम्टम्स डू नॉट प्रोग्रेस पास्ट प्रोस्टेटाइटिस विद प्रूलेंट डिस्चार्ज। इसलिए जो प्रोस्टेटाइटिस विद प्रूलेंट डिस्चार्ज तक बात जाती है इन सिम्टम्स की। आफ्टर ए लॉन्ग एक्टिव टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट पस कैन बी डिस्चार्ज ड्यूरिंग द हीलिंग फेज इफ द कनेक्टिव टिश्यू अंडर द म्यूकोसा इज आल्सो अफेक्टेड। अगर लंबे समय से एक्टिव टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो पस कैन बी डिस्चार्ज, वहां पस भी आ सकती है, जबकि पस देखो दूसरे टिश्यू से रिलेटेड है, और वो इसलिए आ सकती है हीलिंग फेज में क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व है म्यूकोसा का, म्यूकोसा के अंदर। अगर केवल म्यूकोसा होती तो वहां टेरिटोरियल मार्किंग केवल होती तो पस ना बनती, वहां अल्सरेशन होता है। इन दिस केस द पेशेंट डज नॉट सफर नाइट स्वेट। तो ये पहचान होगी यहाँ, अगर टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट है और पस डिस्चार्ज भले ही आ रहा हो, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पस डिस्चार्ज के साथ नाइट स्वेट होती है, यहाँ नहीं मिलेगी जनरली। इस केस में नाइट स्वेट से सफर नहीं करा तो आप समझ जाना कि इसको टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट है। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजोल्व्ड अकम्पनी द हीलिंग। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करो, साथ साथ हीलिंग चलने दो। कोलोइडल सिल्वर इंटरनली, एमएमएस और एंटीबायोटिक्स इफ द हीलिंग फेज इज टू इंटेंस। यदि हीलिंग फेज बहुत ज्यादा दर्द कर रही हो, परेशान सफरिंग कर रही हो, तो तब हम एंटीबायोटिक वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहीं रुकेंगे भाई। सबको नमस्ते। ठीक है, बस धन्यवाद। बस हाँ जी, पूछिए आप। जैसे फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जिन लोगों को होता है स्पेशली एट नाइट, उनके लिए हम लोग क्या मतलब कॉन्सेप्ट से सोच सकते हैं, जो कि कहते हो कि यूरिनेशन रात में बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोग ना सिंपैथिकोटोनिया के शिकार हैं। वो सिंपैथिकोटोनिया के शिकार हैं। वो जब जगे रहते हैं तो वो इतना ड्राई स्टेट में रहते हैं कि वो यूरिन तक सूख जाता है दिन में। यूरिन तक सूखना इन द सेंस यूरिन प्रॉपर नहीं बनता क्योंकि वो वॉल्यूम उनको ब्लड में चाहिए होता है वाटर का। जैसे ही वो वैगोटोनिया में जाते हैं रात को, तो जैसे ही वो सिंपैथिकोटोनिया की स्टेट टूटती है तो वो जो दिन का वो था प्रोसेस वो रात को पूरा करते हैं। एक तो ये भाव आ रहा है। और वैसे मैं बताऊं प्रतीक जी, यूरिनेशन एट नाइट के और एस्पेक्ट हम पढ़ सकते हैं यूरिनेशन, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी, ज्यादा अच्छा ये माना जाता है कि जो लोग सिंपैथिकोटोनिया में रहते हैं तो सिंपैथिकोटोनिया में चूंकि यूरिन नहीं आता ज्यादा, वैगोटोनिया में ज्यादा आता है, तो इन ये ज्यादातर सिंपैथिकोटोनिक स्टेट में रहते हैं ये लोग। तो जो एंजाइटी के शिकार होंगे उनको रात को ज्यादा भी पेशाब आएगा, क्योंकि दिन में तो उनका वो ग्रिप टूटती नहीं है। माइंड इतना कहते हैं ना टोन में रहता है, तनाव में रहता है। तो एक तो ये भाव आ रहा है, लेकिन और दूसरे भी कारण मिल सकते हैं, तभी चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है बेटा, नमस्ते भाई सबको। राम राम सबको नमस्ते। राम राम बोल। राम 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 सर। राम राम सर। राम राम जी, राम राम जी।